हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना क्या होती है, ये किन किन कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। मेनली जैसा कि हमने जाना कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की बनी होती है। लिपिड्स और प्रोटीन के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये कोशिकाओं में क्या कार्य करती है। सबसे इसका मेन फंक्शन जो है उसकी हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल्स, अर्थात पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। तो आवागमन का जो नियंत्रण कैसे करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिबियल तथा चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली परमिबियल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिबियल यानी अर्धपारगम्य है, उसमें से हर पदार्थ पार नहीं हो सकता। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि कुछ सेलेक्टेड पदार्थ है वो ही इसके आर पार जा सकते हैं। कोशिका में पदार्थों का जो प्रवेश होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रकार से हो सकता है। एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी आगे दो प्रकार होते हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन अर्थात सरल विसरण और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अर्थात सुगमित या सुकरण विसरण। इसी प्रकार एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह से होता है ये। एक तो सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार का होता है और दूसरा ग्रुप ट्रांसलोकेशन। हम बात करते हैं पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस प्रकार होता है। विभिन्न प्रकार के आयन व अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से सेल मेम्ब्रेन में से होकर कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार से होता है, एक तो सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण। इसमें पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सांद्रता प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स यानी वाहक अणुओं का प्रयोग नहीं होता है और इस विधि से नॉन पोलर व हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का विसरण होता है। जो पोलर नहीं हो और हाइड्रोफोबिक हो उनका विसरण इस प्रकार से होता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जो लिपिड्स में से होकर जो पास हो सकते हैं और नॉन पोलर होते हैं उनका इससे विसरण होता है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुगमित विसरण। ये वो निष्क्रिय परिवहन है जिसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है और अणुओं का परिवहन अधिक से कम सांद्रता की ओर होता है जैसा कि सरल विसरण में होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें कुछ विशिष्ट कैरियर मॉलिक्यूल यानी वाहक अणुओं का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूजन में जो डिफरेंस होता है उसकी हम बात करें तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये संतृप्ति गति की अर्थात सैचुरेशन काइनेटिक्स का प्रदर्शन करता है। सरल विसरण की दर विसरित होने वाले पदार्थों की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि विसरण दर एक कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो वाहक अणु होते हैं उसके जब सारे जो बंधन स्थल जो फुल हो जाते हैं तो वहाँ पे वो जो दर है वो स्टॉप हो जाती है। दूसरा स्टीरियोस्पेसिफिक प्रक्रिया है
क्योंकि इसमें वामावर्त या दक्षिणावर्त, लियो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयव जो होते हैं आइसोमर, उनमें से एक का ही विसरण होगा प्रेसिपिटेट डिफ्यूजन द्वारा। और फॉर एग्जांपल आरबीसी में ग्लूकोज का इस विधि से विसरण होता है, लेकिन फ्रक्टोज का नहीं होगा। उसके अलावा जो डिफरेंस है सरल विसरण में और सुगमत विसरण में, वो ये है कि कला के आर पार अणुओं के परिवहन हेतु वाहक पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बात की अभी। तो विसरित होने वाले पदार्थ वाहक प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो पदार्थ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन के आर पार जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, वो क्या करेगा कि एक जो वाहक जो होते हैं उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर कॉम्प्लेक्स में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, उसके शेप में परिवर्तन होते हैं, जिससे पदार्थ सेल के भीतर की ओर आ जाता है। इसको हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं पदार्थ, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई से लो में जा रहे हैं, लेकिन इनमें करियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें से होकर ये जाएंगे। जब करियर मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं तो उसमें चेंज होगा शेप में, और शेप में चेंज होने के बाद ये भीतर की ओर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की या सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके दो प्रकार है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा ग्रुप ट्रांसलोकेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अणुओं का या आयनों का जब अभिगमन सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा का मतलब है कि आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा कि अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा परिवहन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयनों या अणुओं का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए एटीपी अर्थात ऊर्जा और वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम पंप, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसको को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट केमियोस्मेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो इंटेस्टाइन की उपकला कोशिका होती है, उनके द्वारा ग्लूकोज का परिवहन होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सोडियम कोशिका से ब्लड में आता है, जिससे कोशिकाओं में सोडियम प्रवणता के परिणाम स्वरूप सोडियम बाहर आंत्र से कोशिका में प्रवेश करते हैं। जो आंत्र के ल्यूमेन है वहाँ से सोडियम प्रवेश करेगा, लेकिन इसके साथ ही ग्लूकोज भी सेल में प्रवेश करते हैं। अतः सोडियम और ग्लूकोज के लिए एक ही प्रोटीन वाहक होता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप ट्रांसलोकेशन की। तो ग्रुप ट्रांसलोकेशन इस प्रक्रिया में सबस्ट्रेट उस एंजाइम द्वारा परिवर्तित होता है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को उत्प्रेरित करता है। सबस्ट्रेट जो होता है वो उस एंजाइम द्वारा ऑल्टर्ड कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को प्रेरित करता है। कई प्रकार की शुगर्स होती है, शर्कराएँ, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनिटोल आदि का बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से परिवहन फॉस्फोट्रांसफरेंस सिस्टम से, पीटीएस जिसको बोलते हैं, उससे होता है। शर्कराएँ मेम्ब्रेन के भीतर फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव्स जैसे शुगर फॉस्फाइड के रूप में मुक्त की जाती है, जो कि मेम्ब्रेन से वापस नहीं निकलती। ये शुगर फॉस्फेट सीधे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। यानी इस केस में क्या हुआ
कि जो शर्कराएँ जो पार हो रही है वो ऑल्टर्ड हो गई। यहाँ शुगर जा रही है, ग्लूकोज जा रहा, तो ये शुगर फॉस्फेट में चेंज हो गया। शुगर फॉस्फेट में चेंज हो के क्या हुआ कि ये कम सांद्रता से मेम्ब्रेन की एक तरफ कम सांद्रता है, दूसरी ओर अधिक सांद्रता है, तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन अधिक सांद्रता से वापस नहीं जाएगा, वापस कम की ओर, क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इस डायग्राम में इस साइड हम देख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दिखाया गया है। यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अणुओं या आयनों का परिवहन होता है। और ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रुप ट्रांसलोकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं आशयीय अभिगमन, जिसे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन से बाउंड कुछ वेसिकल या आशय के रूप में पदार्थों का एंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण किया जाता है, और अंतर्गत किए जाने वाले पदार्थों की फिजिकल स्टेट क्या है, इसके आधार पर एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है। एक तो फेगोसाइटोसिस, जिसे कोशिका भक्षण बोलते हैं, और दूसरा है पिनोसाइटोसिस, जिसे कोशिका पायन बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोशिका द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो आशय बनते हैं उनकी सहायता से ठोस या सॉलिड पार्टिकल का अंतर्ग्रहण किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अमीबा अपना जब भोजन लेता है तो उसमें क्या करता है कि जो भी इसका भोज्य पदार्थ है उसके चारों ओर ये एक तरह से उसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके एक आशय भीतर चल जाता है साइटोप्लाज्म में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब जिस पदार्थ को ये ग्रहण कर रहा है वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको फेगोसाइटोसिस, कोशिका भक्षण कहेंगे। लेकिन उस पदार्थ को जब ये ग्रहण कर रहा है और वो तरल अवस्था में होता है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके फलस्वरूप जो वेसिकल बनते हैं अंदर आशय, उनको पिनोसोम बोलते हैं, जबकि फेगोसाइटोसिस के फलस्वरूप जो आशय बनते हैं उनको फेगोसोम कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जस्ट उल्टा प्रक्रम होता है एंडोसाइटोसिस का। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा अपचित पदार्थों तथा अन्य जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के द्वारा सेल के बाहर निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो श्रवण का कार्य करती है, उसमें बहुत से स्रावी पदार्थ होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से होते हुए वेसिकल में इकट्ठे होते हैं, और ये वेसिकल्स मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है। अटैच होके जो उसके भीतर जो पदार्थ है वो बाहर रिलीज कर देती है, मुक्त कर देती है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद भी कई फंक्शन है, और भी फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे शेप। ये जीवद्रव्य की जो बाह्य शेप है, आउटर बाउंड्री बनाता है। आउटर बाउंड्री बनाने से एक जो दायरा होता है कोशिकाओं का, उसको ये निर्धारित करने का कार्य करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा डिफेंस या प्रोटेक्शन, ये कोशिका को बाह्य आघातों और हानिकारक पदार्थों से बचाती है, क्योंकि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल होती है। तो जो बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ये रोक देती है, बाहर ही रोक देती है।
अवरोधन द्वारा बाहरी रोक देती है, कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करने देती है। उसके अलावा सेल डिवीजन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है कि जब नई नई कोशिकाएं बनती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बीच में से संकुचित होकर दो कोशिकाएं बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। इसके अलावा रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ये कैसे करता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनकी सहायता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करती है। ये ग्राही प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर जब ब्लड में जाते हैं तो अपनी टारगेट सेल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के जो ग्राही होते हैं उसके साथ बाइंड होके ही वहाँ पे ये परिवर्तन लाते हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का कार्य भी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर एक सेल रिकग्निशन यानी कोशिका विज्ञान। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आधार पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को रिकग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी सेल्स होती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार में पहचाना जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण होती है कोशिका के लिए और ये विभिन्न प्रकार के कार्य करती है।